सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको, मेटाबॉलिज्म वर्ड को समझने के लिए आपको दो और चीजों को समझना होगा, तब जाकर के हम मेटाबॉलिज्म समझ सकते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, तो एक हो गया कैटाबॉलिज्म और दूसरा हो गया एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, ये दोनों मेटाबॉलिज्म के टाइप है। ठीक है, दोनों मेटाबॉलिज्म के टाइप, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो। अब कैटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। कैटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म वर्ड का जो मतलब होता है, इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब वो होता है ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। अब ब्रेकिंग डाउन का मतलब क्या है? कोई अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मान लीजिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे जब एंजाइम्स एक्ट करेगी, आप एक एग्जांपल से समझ लो, जब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे जब एंजाइम एक्ट करेगी, सपोज करो कि ये कोई फूड है, मान लो कोई भी फूड, और इस फूड पे एंजाइम्स एक्ट कर रही है, एंजाइम्स इस पे एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर दी सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। अब ये जो सिंपल फॉर्म हुआ, इसमें क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल फॉर्म में, और इसी फॉर्म में इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। यहां पे क्या हो रहा है देखो जरा, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुए किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म। इस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? कैटाबॉलिज्म। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ब्रेकिंग डाउन, जहां पे सब्सटेंस ब्रेक करेगा, कौन सा सब्सटेंस? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक करेगा, और वो किसमें कन्वर्ट होगा? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, तो उस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप प्रोसेस। मतलब जहां पे किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही हो, बिल्डिंग अप बोलो या आप सिंथेसिस बोलो या आप किसी चीज की फॉर्मेशन बोलो, ये सारी जो प्रोसेस होती है जहां पे कुछ फॉर्म होता है, बनता है, बिल्डिंग अप हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है। जैसे कई सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स कंबाइन करके, मेनी अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं क्या? प्रोटीन। क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई या प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, प्रोटीन की फॉर्मेशन बोलिए या प्रोटीन की सिंथेसिस बोलिए, ये क्या हो रहा है? बिल्डिंग का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स। ये इसका और ये इसका, दोनों एक दूसरे का जस्ट क्या है? रिवर्स है। यहां पे दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। तो ये दोनों प्रोसेस होता रहता है हमारी बॉडी में। जब इसकी जरूरत होती है ब्रेकिंग डाउन की, तब ब्रेकिंग डाउन होता है, और जब बिल्डिंग अप की फॉर्म जरूरत होती है, तब बिल्डिंग अप होता है। दोनों प्रोसेस होता रहता है, और ये पूरी प्रोसेस टेकन टुगेदर
पूरी की पूरी प्रोसेस टेकन टुगेदर वी विल कॉल इट एज मेटाबॉलिज्म। हाउ कैन वी डिफाइन मेटाबॉलिज्म? अगर मान लो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना हुआ तो दिस इज द कंप्लीट केमिकल प्रोसेस। दिस इज कंप्लीट केमिकल प्रोसेस। कंप्लीट केमिकल प्रोसेस कहने का मतलब that will include both. It will include both. both कहने का मतलब it will include both catabolism plus anabolism taken together, complete process। दोनों प्रोसेस taken together। हमारी बॉडी में तो दोनों होगा ना, दोनों होगा हमारी बॉडी में, जब जिसकी जरूरत है वो होगा। तो पूरी जो कंप्लीट केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है, इस पूरी केमिकल प्रोसेस को वी विल कॉल इट एज व्हाट? मेटाबॉलिज्म। दिस इज मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? कोई भी चीज की फॉर्मेशन, किसी भी चीज की फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेशन हो दैट विल बी मेटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन लिखा है ना। हायर द मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? मतलब जिसकी बॉडी में केमिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, हायर मेटाबॉलिज्म। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इन की रिवीजन। सबसे पहले हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज को डिफरेंस समझे। हेल्थ और डिजीज वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। समटाइम दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल टिश्यू organ and organ system of our body will lead to a lack of proper activities in the body, जिसमें कि सबसे पहला है हेल्थ। हेल्थ किसको बोलेंगे? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग इनफ टू फंक्शन। तो ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिया है, ये डेफिनेशन एक्चुअली WHO की डेफिनेशन है। पहले जो है सिर्फ ऐसा माना जाता था कि हेल्थ जो है दैट मीन्स सिंपली फिजिकल वेलबीइंग को हम लोग हेल्दी बोलेंगे, लेकिन हेल्दी में बाद में WHO ने इसमें मेंटल और सोशल वेलबीइंग की भी बात की। मतलब ये वेलबीइंग सिर्फ फिजिकल ना हो करके उसमें मेंटल, सोशल सब तरीके से वेलबीइंग होगा, तब जाकर के उस पर्सन को हेल्दी बोला जाएगा। दिस इज, जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो डिसकंफर्ट, अगर डिस्कंफर्टनेस की कंडीशन होती है तो दैट सिंपली मींस डिजीज। हेल्थ डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल along with the well-being of individual। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं गार्बेज स्ट्रीट पे है, on the street we live in will cause the houseflies to pick pathogen and infect us। तो हम सिर्फ एक पर्सन की वेलबींग की बात नहीं करेंगे, हम सोशली भी बात करेंगे, क्योंकि इससे जो इन्फेक्शन होगा वो पूरी की पूरी सोसाइटी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम जब पूरी हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं तो उसमें हम लोग पूरी की पूरी सोसाइटी को भी। डिसईज, जैसा मैं आपको बता रहा था, डिजीज वर्ड का मतलब क्या है? डिजीज लिटरली मींस डिस्टर्ब्ड ईज, मतलब यहाँ पे डिस्कंफर्टनेस हो। ठीक है, डिस्कंफर्टनेस हो, कोई पर्सन अगर डिस्कंफर्ट है तो दैट विल बी डिस्टर्ब्ड ईज। गुड हेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द सेम पैरामीटर। देखो एक सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम हेल्दी की बात करते हैं तो इसमें गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ का मतलब हमारे ओल्ड ग्रैंडफादर के लिए इस गुड हेल्थ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो इजीली वॉक कर सकें, कैन वॉक इजीली, इजी वॉक। उनके लिए मतलब तो यही होगा कि वो वॉक कर सकें, वो प्रॉपर खाना खा सकें, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकें,
वो अपने से सारा काम कर सके, यही मतलब होगा ना उनके गुड हेल्थ का। लेकिन जब हम किसी एक क्रिकेट प्लेयर के गुड हेल्थ की बात करते हैं, तो क्रिकेट प्लेयर के गुड हेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी बॉडी कंप्लीटली फिट हो, वो रनिंग कर सके, वो स्ट्रेचिंग कर सके। अब हम क्या इस रनिंग और स्ट्रेचिंग को हम अपने ग्रैंडफादर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर के लिए तो ये अप्लाई नहीं होगा ना। तो इनके लिए गुड हेल्थ का अलग मतलब है, और इनके लिए क्रिकेट प्लेयर के लिए या कोई अगर एथलेटिक पर्सन है, किसी एथलेटिक पर्सन के लिए गुड हेल्थ का अलग मतलब होगा। दोनों के लिए गुड हेल्थ का अलग मतलब होगा। तो गुड हेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द सेम पैरामीटर फॉर ऑल। गुड हेल्थ डांसर के लिए अलग है, could be ability to stretch, but our grandmother, it could be the ability to walk up and down the path. When we think about health, we think about the societies and communities. सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। While when we think about disease, we think about individual. जब डिजीज की बात करेंगे तो हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है। और जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे पैरामीटर में होगी। डिजीज के कॉज क्या क्या होंगे? डिजीज के जो कॉज होंगे, सबसे पहली कॉज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, दो तरह के डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल में भी जो है, जो इजिली इन्फेक्ट हो सकते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजिली फैल सकते हैं, कैजुअल कांटेक्ट से फैल सकते हैं, उसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जो कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलते, दैट विल कम अंडर नॉन इन्फेक्शियस। जैसे ये एड्स है या लेप्रेसी है, ये कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता, हैंड शेक करने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से, मोबाइल शेयर करने से, बुक शेयर करने से ये नहीं फैलता। ये किससे फैलता है? जैसे चिकन पॉक्स है, ये फैल सकता है। फ्लू है, ये फैलेगा। कंजक्टिवाइटिस है, ये फैलेगा। कोरोना है, ये फैलेगा। ये कैजुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के नजदीक आया, उससे भी फैल सकता है। तो एक इन्फेक्शियस पर्सन एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि इसमें नहीं होगा। ये नॉर्मल और कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता, एड्स और लेप्रोसी। तो ये जो है नॉन इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज में, जबकि इस तरह के जो डिजीज है ये आते हैं इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं? एड्स के बारे में हम लोग बाद में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं और बाद में अभी इसमें आगे बढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन को होगा तो दूसरे पर्सन को नहीं होगा, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब जो है एक पर्सन को होगा तो उस फैमिली के किसी दूसरे पर्सन को होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई चांस उस इंडिविजुअल से तो नहीं फैलेगा। उसके अपने कारण से फैल सकता है, उसकी अपनी बॉडी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई उससे फैल सकता है, लेकिन उस डिजीज्ड पर्सन से नहीं फैलेगा। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, इसलिए ये किस में आता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो कॉज को हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल कॉज में डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट लेवल कॉज में आता है इन्फेक्टिव एजेंट, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सब जो है, जो फर्स्ट लेवल, जो सबसे पहला लेवल कॉज का बोला जाता है, इमीडिएट कॉज जिसको बोला जाता है। सेकंड लेवल कॉज जो है, दैट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर नहीं ले रहा है कोई पर्सन, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने के कारण उसको किसी चीज की मैल फंक्शनिंग हो सकती है, कोई चीज उसके बॉडी में नहीं पहुंचा। सपोज करो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से उसको क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, उससे क्या हो जाएगा? उससे एनीमिया हो जाएगा। तो ये जो है सेकंड लेवल कॉज बोला जाता है। थर्ड लेवल या जिसको कंट्रीब्यूटरी कॉज बोलते हैं, जैसे पॉवर्टी, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ये सब जो है, जैसे मान लो किसी एरिया में गंदा वाटर सप्लाई हो रहा है, अब गंदा वाटर सप्लाई हो रहा है तो उससे पूरी की पूरी एरिया अफेक्टेड हो,
पॉवर्टी में क्या होगा, वहां पे मेल न्यूट्रिशन हो जाता है या किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो सब आता है थर्ड लेवल कॉज। ये कंट्रीब्यूटरी कॉज में, ठीक है, ये सब के सब कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब आते हैं हम लोग डिजीज की क्लासिफिकेशन। डिजीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है एक्यूट डिजीज और दूसरा है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज किसको बोलेंगे, डिजीज व्हिच अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए हुआ, और जब ये ठीक हुआ तो पेशेंट की बॉडी में इसका पता भी नहीं चलेगा कि वो उस पर्सन को कभी हुआ भी था, वो डिजीज कभी उस पर्सन को हुआ भी था, ये पता भी नहीं चलेगा। तो उस तरह के डिजीज को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीज व्हिच अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दे डू नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक होने के बाद बॉडी पे उसका पता भी नहीं चलेगा, दैट विल बी एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज किसको बोलेंगे, डिजीज व्हिच अकर्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, कई कई महीनों तक, साल साल भर तक हो रहा है, और इसका इल इफेक्ट भी बॉडी पे आ सकता है। अगर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन कभी कंप्लीटली क्योर ही ना हो, सीवियर वेट लॉस हो सकता है कि उसका कोई बॉडी ऑर्गन उसका परमानेंटली काम करना बंद कर दिया, ये सब चीजें हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ये सब चीजें हो सकती है, ये सब आता है क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, ये सब आ गए क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस। पैथोजन की बेसिस पे डिजीज की क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होते हैं, एक्ने, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोला जाता है इसको, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ये सब जो है बैक्टीरियल डिजीज है। वर्म्स के कारण जो हो रहा है, राउंड वर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वर्म्स हो जाते हैं, हुक वर्म, पिन वर्म, एलिफेंटियासिस से होता है फाइलेरियल वर्म, एलिफेंटियासिस से जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलेरिया, सॉरी फाइलेरिया, एक मिनट, एलिफेंटियासिस जिसके कारण होता है उसको बोला जाता है वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, ये वॉचेरिया डिजीज के कारण होता है। वॉचेरिया एक वर्म है, उसकी इसके एस क्या किसमें आता है वो, अच्छा वो आपका चैप्टर ही हट गया है ना, वॉचेरिया आता है निमेटोडा। निमेटोडा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी आता है, उससे ये डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर बहुत मोटा मोटा हो जाता है। फंगस के कारण जो डिजीज हो रहे हैं वो है एथलीट्स फुट, स्किन डिसऑर्डर, ये सब जो है फंगस के कारण हो रहा है। फूड पॉइजनिंग भी होता है फंगस के कारण, फूड पॉइजनिंग होता है। चलो सार्स वायरस के कारण, अच्छा ये जो सार्स है ना, सार्स, इसका आप लोग कहीं पे फुल फॉर्म लिख लो तो, सार्स का कई बार इसका फुल फॉर्म आ चुका है पेपर में आपके। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सुनने से याद नहीं होगा, सुनने से याद नहीं होगा, इसको सब लिख लो कहीं पे, लिखा हुआ तो है यहाँ पे सार्स का फुल फॉर्म, ये तुमको नहीं दिख रहा पा रहा है यहाँ पे, सार्स का फुल फॉर्म ये जो लिखा हुआ है ये क्लियरली नहीं दिख रहा आपको, ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको बड़ा करो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये तो आपको नाम याद रखना करना पड़ेगा, इसमें तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, देखो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का क्या तरीका है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का जो तरीका है, जस्ट उसको आपको पैथोजन को जानना है पहले। नोइंग द पैथोजन इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ क्योर ऑफ दैट डिजीज। सबसे पहले हमें पैथोजन को जानना पड़ता है, क्योंकि पैथोजन को जब हम जानेंगे तभी हम उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पैथोजन का पाथवे अलग अलग होता है। वायरस का अपना पाथवे है, बैक्टीरिया का अपना पाथवे है। अब वायरस के जो पाथवे हैं, उस पाथवे से अगर हम बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, बैक्टीरिया के पाथवे से अगर हम वायरस को किल करने की कोशिश करें वो पॉसिबल नहीं है। तो नोइंग द पाथवे इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ क्यूर टू क्योर द डिजीज। जैसे वायरस जो है इसकी पाथवे बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वायरस जो है हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करता है, जो हमने पिछली क्लास में आपको क्लियर
करके बताया था कि वायरस हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करता है, तो उसका पाथवे बिल्कुल अलग है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पाथवे बिल्कुल अलग है। जैसे एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का काम क्या है? ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन को ये रोक देता है। लेकिन देखो, सेल वॉल 3 जगह पे होती है। आपको याद हो अगर, तो सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, सेल वॉल फंगस में भी है, और सेल वॉल प्लांट में भी है। लेकिन तीनों सेल वॉल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अलग होता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, फंगस का अलग है, और प्लांट का अलग है। तो ये जो है सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही की फॉर्मेशन को ब्लॉक करेगा, फंगस और प्लांट की सेल वॉल फॉर्मेशन को नहीं ब्लॉक करेगा। तो इसलिए पेनिसिलिन सिर्फ किस पे एक्ट कर पाता है? बैक्टीरिया पे एक्ट कर पाता है। पेनिसिलिन फंगस पे एक्ट नहीं करेगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पाथवे अलग अलग होता है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। सो इट स्टॉप्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन आवर बॉडी बट हैज नो इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक रहा है, और सेल वॉल तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, इसलिए हमारी बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। We do not have cell wall. A virus do not have cell wall, so antibiotic has no effect on viral disease like that. ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। तो ये जो है एंटीबायोटिक का वायरस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वायरस पे। चलिए, अब हम लोग आते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिजीज की स्प्रेड कैसे होगी? सबसे पहले एयर से। एयर से जो डिजीज की स्प्रेड होती है, डिजीज व्हिच आर स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन एयर जनरली अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉज इन्फेक्शन इन ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, इस सब में इन्फेक्शन करता है। ट्रैकिया जैसे मान लो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारी ये नोज का पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में इस तरह की लिगामेंट होती है, और ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होता है। ये दोनों लंग्स में एंटर करता है, यहाँ इधर और इधर, ये दोनों लंग्स में एंटर करता है। तो ये वाली जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो आगे यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियो। और ये वाला पार्ट हो गया किसका? ये वाला पार्ट हो गया लंग्स। ठीक है, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकियो। तो जब एयर से जब इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सब कहां से एंटर किया? हमारे नोज के थ्रू एंटर किया। जब नोज के थ्रू एंटर किया, तो ये पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद ब्रोंक्यूल को इन्फेक्ट करेगा, फिर हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तीनों को इन्फेक्ट करेगा, ट्रैकिया को भी, लंग्स को भी, ब्रोंक्यूल को भी, तीनों जगह इन्फेक्ट करेगा। तो ये होता है इसमें इन्फेक्शन। अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या कॉमन कोल्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया। उसी तरह से कंजक्टिवाइटिस है, तो ये हमारी आई को इन्फेक्ट किया। चिकन पॉक्स है, तो स्किन को इन्फेक्ट करेगा। उसी तरह से दूसरा इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर एंटर्स इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अफेक्ट्स इट। जैसे टाइफाइड है, कॉलरा, डायरिया, ये सब जो हमारी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस सब जगह पे इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, ये सब हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर को इफेक्ट किया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ से? नेक्स्ट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीज होंगे, जैसे जो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एड्स है, वार्ट है, ये सब जो डिजीज होंगे, वो सब जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। गैनोरिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सब डिजीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न डिजीज।
वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है, जो कैरीड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरीड होता है बाय एनी फिजिकल वेक्टर, कोई इंसेक्ट है, फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, डॉग हो गया, इस सब से जब कैरीड होगा तो दैट विल बी वेक्टर। अब जैसे डेंगू, डेंगू एडिस मॉस्किटो से कैरीड होता है। मलेरिया एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज से कैरीड होता है। उसी तरह से डॉग से रेबीज कैरी होगा, तो उसको हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है, उस तरह की डिजीज को वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। इसी तरह से एक और नाम याद रखिएगा, कालाजार होता है। कालाजार का पॉजिटिव पैथोजन तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है जो प्रोटोजोआ ग्रुप से आता है, लेकिन इसको कैरी कौन करता है, कालाजार को, कालाजार को काला सॉरी मैं कालाजार बोल रहा हूँ, मलेरिया, मलेरिया जो है उसकी डिजीज कौन, उस वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन उसको कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको कैरी करता है। ठीक है, मलेरिया जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम के कारण होगा और उसको कैरी कौन करेगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको कैरी करेगा। दिस डिजीज the enters through the blood but can affect any part of the body. एड्स एंटर करेगा हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड एंड अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। वायरस जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस के वायरस हैं, या इसी का दूसरा नाम है ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर। तो ब्रेन फीवर का या जापानीज इंसेफ्लाइटिस का जो वायरस है वो हमारी बॉडी में मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ये जो डिजीज है ना, इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं, ये डिजीज एक्यूट डिजीज है। ये याद रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह की डिजीज है। दिस इज एक्यूट डिजीज। ठीक है, ये एक्यूट डिजीज कुछ दिनों के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। मीन्स ऑफ स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, जब कोई डिजीज होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू और ऑर्गन ऑन विच दे इन्फेक्ट। जैसे कोई पैथोजन है, उसका टारगेट साइट क्या है, जैसे लंग्स है, लंग्स पे अगर वो इन्फेक्ट किया तो उसमें क्या साइन आएंगे, कफिंग होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, ये सब साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर कभी वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कोई पैथोजन अटैक कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, मसल ये मतलब स्टमक क्रैम्प होंगे, लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सब चीजें होंगी जब स्टमक पे इन्फेक्शन होगा। ठीक है, स्टमक पे इन्फेक्शन होगा। अदर इफेक्ट्स में जैसे फीवर हो सकता है, बॉडी एक, ये सब चीजें हो सकती है। और साथ ही साथ जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है, जब कभी भी कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के कारण जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या है। देखो, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उस जगह पे काम कर रही है। इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब है इन्फ्लेमेशन उस जगह पे आएगा जहां पे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम काम करती है। तो एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल टू द अफेक्टेड टिश्यू, जहां पे इफेक्ट होगा उस जगह पे एक्ट करेगी टू किल द पैथोजन। और उसका लोकल इफेक्ट क्या होगा, उसका लोकल इफेक्ट जैसे मान लीजिए किसी जगह पे, सपोज करो कि किसी फिंगर में इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे इस जगह पे इन्फ्लेमेशन, तो अगर फिंगर में इन्फ्लेमेशन हुई तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके अंदर जो पैथोजन एंटर किए हैं वहां पे डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, ये सब उसके अंदर में एंटर किया, उस जगह पे जो है यहाँ पे पहुंच गया, जिसके कारण कि इस पार्ट का जो है, इस पार्ट में क्या क्या चीजें आपको दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, ये पार्ट में रेडनेस दिखेगा, ये पार्ट थोड़ा गर्म दिखेगा, बाकी सारे पार्ट से थोड़ा ज्यादा गर्म दिखेगा, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉट दिखेगा। ये इस जगह पे पेन भी दिखेगा, पेन भी फील होगा आपको। इस जगह पे हो सकता है कि ईचिंग हो रही हो, ईचिंग भी हो सकती है। ये सब चीजें होगी। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पहुंचा है और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब चीजें पहुंची है किसको किल करने के लिए, यहाँ पे जो पैथोजन था उस पैथोजन को किल करने के लिए पहुंची है। तो इसीलिए इस जगह पे रेडनेस दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है, हॉट हो गया, पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, दिस इज इन्फ्लेमेशन। ओके, आगे बढ़े। तो दिस इज इन्फ्लेमेशन। अब आते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, सिम्टम्स में सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स। जब बॉडी में ज्यादा माइक्रोब्स एंटर करेंगे, बॉडी में जब ज्यादा माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो पर्सन में डिजीज ज्यादा हो, इन्फेक्शन ज्यादा हो। कम माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो वहां पे पता भी नहीं चलेगा, हमारी डब्ल्यूबीसी वैसे ही उसको किल कर देगी। तो माइक्रोब्स जो है जब ज्यादा नंबर में एंटर करेंगे, सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब व्हिच एंटर्स द बॉडी। इफ नंबर इज लेस, डिजीज साइन मे बी अननोटिस्ड। ठीक है, बट इफ माइक्रोब एंटरिंग द बॉडी इज लार्ज, डिजीज कैन बी सीवियर ऑफ लाइफ और लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, लार्ज नंबर होने पे डिजीज वहां पे क्या होगा, सीवियर हो सकता है या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। चलिए अब हम लोग समझे एड्स के बारे में। एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये होता किसके कारण है, एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। जब ये किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, किसी भी मीन से पर्सन की बॉडी में जब एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करके लिम्फ नोड्स पे अटैक करेगा, लिम्फ नोड को इन्फेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये डब्ल्यूबीसी पे अटैक करके उस डब्ल्यूबीसी को किल कर देगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को किल कर देता है। तो जब ये डब्ल्यूबीसी को किल कर दिया, डब्ल्यूबीसी को किल कर दिया तो डब्ल्यूबीसी का नंबर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। और जब डब्ल्यूबीसी का नंबर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा तो उसकी पर्सन की बॉडी में डब्ल्यूबीसी से हो क्या, डब्ल्यूबीसी से होता क्या, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट होती है। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर ही कम हो गया तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी तो दैट पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विद एनी ऑफ द डिजीज, मे बी इन्फेक्टेड विद एनी डिजीज, कोई भी डिजीज उस पर्सन को हो सकता है। और उस पर्सन को अगर कॉमन कफ एंड कोल्ड भी हुआ ना तो वो भी काफी लंबे टाइम तक होगा। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक होगा। तो सम एग्जांपल्स इसमें जो है जैसे एड्स, एचआईवी वायरस। अब इससे होगा, जब मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स होता है तो उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, उसमें माउथ में सोर होगा, माउथ में कई सारे छोटे छोटे जो है वो दाने दाने अंदर की ओर थ्रोट में दिखेगा, बॉडी वेट, नोजिया, उसके बाद जो है उस पर्सन की बॉडी वेट भी कम हो जाती है और फोकस नहीं कर पाता है किसी चीज पे, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती रहती है। नॉर्मली जो एड्स वाले पेशेंट हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ज्यादातर केसेस में ट्यूबरकुलोसिस होगा। और कई सारे एड्स के पेशेंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से भी डेथ हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही वीक है ना, इम्यूनिटी वीक है तो उस पर्सन को कोई भी डिजीज हो जाएगा। इसलिए जो है उस पर्सन में ज्यादातर केस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। ट्रीटमेंट के लिए हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में जो बातें बताई थी वो चीज जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले रिड्यूस द सिम्टम, उस पर्सन को जो डिजीज हुई है उस डिजीज से जो सिम्टम्स आएंगे, जैसे फीवर है, बॉडी पेन है, लूज मोशन है, जो भी सिम्टम आएंगे उस सिम्टम को रिड्यूस करना सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज पेन को खत्म करना, सबसाइड करना। जिस भी डिजीज के कारण ये सब चीजें आ रही है, लूज मोशन अगर हो रहा है तो लूज मोशन को खत्म करें, ये सब हो रहे हैं सिम्टम्स, इस सिम्टम्स को रिड्यूस करें। साथ ही साथ क्या करेंगे, उस पर्सन को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे सो दैट की एनर्जी स्टोर्ड रहे उसकी बॉडी। Secondly, a sick person is advised to rest to conserve energy, which can be used to focus on healing. ठीक है, so that कि बॉडी में एनर्जी रहेगी तो वो जल्दी हील हो पाएगा, जल्दी ठीक हो पाएगा। उसके बाद वो डिजीज उसकी किस पैथोजन के कारण हुई है
वो स्पेसिफिक पैथोजन उसका कौन सा है जिसके कारण वो डिजीज हुई है, उस पैथोजन को ढूंढ करके उस पैथोजन को किल करना, उस स्पेसिफिक पैथोजन को ढूंढ के उस स्पेसिफिक पैथोजन को किल करना भी बहुत जरूरी है। वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, चाहे वायरस के कारण हो रहा हो, प्रोटोजोआ के कारण हो रहा हो, जिसके कारण भी हो रहा हो, उसको ढूंढ करके उसको किल करना। ठीक है, ये काम भी करना। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटीवायरल मेडिसिन का मतलब क्या है कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करता है। जब हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करेगा, तो जब यहाँ पे वायरस जब हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करेगा, तो इस इन्फेक्टेड सेल की बात करें हम और एक अगर नॉर्मल सेल की बात करें, तो नॉर्मल सेल भी तो बाहर से दिखने में एकदम एग्जैक्टली एक जैसा ही दिखेगा। जो नॉर्मल सेल हमारा है, नॉर्मल सेल और इन्फेक्टेड सेल बाहर से दिखने में एक जैसा दिख रहा है, ये और ये दिखने में एक जैसा दिख रहा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्मल सेल कौन सा है और इन्फेक्टेड सेल कौन सा है? तो बाहर से कोई अगर हम एंटीबॉडी देते भी हैं, कोई भी अगर हम मेडिसिन मान लीजिए बाहर से दिए भी, तो वो मेडिसिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक antiviral medicine because virus does not have its own machinery but uses the host cellular machinery for their life process. There are very few virus specific target. वायरस का अपना पाथवे ही नहीं है ना, वो तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज कर रहा है। तो वायरस का अपना पाथवे रहेगा तब ना, तो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, इसलिए जो है वायरस के लिए कोई मेडिसिन बनाना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होंगे? इफ वी हैव अ डिजीज, आवर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। तो हम लोग क्या करना चाहिए? इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज, सो द टाइम इट इज क्योर्ड वी आर बेड रिडन। देखो एक चीज समझिए, ध्यान से समझिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिए। प्रिवेंशन करने का तरीका क्यों, हम प्रिवेंशन हम क्यों बोलेंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट इसी तरह से आ जाता है कि व्हाई इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर? प्रिवेंशन बेटर देन क्योर क्यों है? रीजन क्या है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? सबसे पहला रीजन हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई पर्सन डिजीज्ड हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% रिकवर भी होगा, और अगर मान लो वो 100% रिकवर नहीं होता है, तो लाइफ लॉन्ग उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला रीजन क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्सन हमेशा के लिए ठीक होगा, और अगर वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, अगर वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, तो फिर उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका बॉडी ऑर्गन हमेशा के लिए ठीक ही ना हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है? इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज, सो टिल द टाइम इट इज क्योर्ड वी आर बेड रिडन। जब तक कंप्लीटली क्योर नहीं होगा, तब तक ना हम ऑफिस जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। इसलिए बढ़िया है कि डिजीज ही ना हो। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि वो डिजीज ही ना हो। A diseased person serves as the source of further spread of the disease। मतलब अगर किसी पर्सन को डिजीज हो रहा है, तो उससे कई सारे दूसरे पर्सन को भी हो सकते हैं, हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए डिजीज को प्रिवेंट करना ही बेटर है देन गेटिंग क्योर। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर for water and food borne, eat and drink properly। देखो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर मतलब क्या? फॉर वाटर एंड फूड बॉर्न, ईट एंड ड्रिंक प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड नो आउटसाइड कट फूड्स शुड बी कंज्यूम्ड। ये हमेशा ध्यान रखना है, बाहर का कोई भी फ्रूट कट किया हुआ बाहर का मार्केट का नहीं कंज्यूम कीजिए। Similarly, for airborne disease, carry a hanky and avoid the overcrowded place in case you have any infection. For vector-borne infection, we can create clean environment। ठीक है, अलग अलग
चीजों का। वी कैन ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट विद अ लॉट ऑफ विटामिन सी। देखो ये आपके सिलेबस में ही है और अभी के डेट में आज के समय में ये कितना इंपॉर्टेंट है कोरोना से प्रिवेंट करने। विटामिन सी से इम्यूनिटी काफी बूस्ट अप होती है और बूस्ट अप होती है तो उससे क्या होता है कि डिजीज नहीं होगी इम्यूनिटी बूस्ट अप होने से। विटामिन सी टू मेक श्योर दैट आवर बॉडी कैन फाइट ऑफ इन्फेक्शन इजीली। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में हमने आपको बताया था। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, डेड या वीकेंड पैथोजन, वीकेंड किया हुआ पैथोजन को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी। हेल्दी बॉडी में हम इंजेक्ट कर दिए तो हमारी बॉडी जो है क्या करेगी, इट विल मेक एंटीबॉडी, इट विल मेक एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी बना दी, अब ये तो ऑलरेडी डेड एंड वीकेंड है पैथोजन है, तो ये जो है हमारी बॉडी में इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज क्योंकि ये ऑलरेडी डेड एंड वीकेंड है। लेकिन हमारी बॉडी को हमने फूल कर दिया और हमने क्या किया, उस बॉडी को कंपेल करके वहां से एंटीबॉडी क्रिएट करवा दिया। अब ये एंटीबॉडी जब बाहर से कोई भी अलाइव पैथोजन जब बॉडी में एंटर करेगा तो वो अलाइव पैथोजन को ये जो एंटीबॉडी है इट विल किल दैट पैथोजन। ठीक है, ये टेक्निक यूज किया जाता है और ये सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने ये टेक्निक यूज की थी, इंजेक्टिंग वीकेंड और डेड माइक्रोब्स इन आवर बॉडी सो दैट दे स्टिमुलेट आवर बॉडी टू मेक सर्टेन प्रोटीन, जो एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं अगेंस्ट एंटीजन, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, which can kill these infectious agent and keep us disease free. In the absence of exposure to these antigen earlier, body take time to make antibody. अगर हमने वैक्सीन नहीं डाला तो क्या होगा कि उस पर्सन की बॉडी में वो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा और उतने टाइम में वो इन्फेक्ट हो जाएगा। And in the meanwhile we get sick. Smallpox has been completely eradicated by the vaccination. Recently we are trying to eradicate पोलियो और बहुत सारी वैक्सीन वगैरह, टेटनस। एक है डीपीटी करके एक वैक्सीन होता है जिसमें कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये 3 डिजीज के लिए यूज किया जाता है। पहली डिजीज है डिप्थीरिया, दूसरी डिजीज है पेट्रोसिस और तीसरी डिजीज है टेटनस। ये 3 डिजीज के लिए यूज किया जाता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पेट्रोसिस और टेटनस। ये 3 डिजीज के लिए डीपीटी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट।